हाँ, तो आज की इस नई और रोमांचक गहन चर्चा में स्वागत है। बिल्कुल। और आज का जो हमारा स्रोत है वो सच में ज्ञान का एक बहुत ही एक शानदार खजाना है। एकदम सही कहा। आज हम 25 फरवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स के एक बेहद विस्तृत दस्तावेज को डिकोड करने वाले हैं। और हमारा मिशन आज बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, मिशन यही है कि हम इस दस्तावेज को एक तरह से लाइन दर लाइन खंगालेंगे और इसमें छिपे हुए ज्ञान के उन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को बाहर निकालेंगे जो किसी को भी पूरी तरह से अपडेट रखने के लिए जरूरी है, वो भी बिना किसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के। ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाली बात बहुत जरूरी है। देखिए, इस तरह के विस्तृत स्रोत का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि ये हमें अलग अलग विषयों को एक साथ जोड़कर देखने का मौका देता है। जब हम इतिहास के पन्नों को आधुनिक तकनीक के साथ या फिर खेल जगत की रणनीतियों को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो हमारी समझ का दायरा कहीं अधिक व्यापक हो जाता है। बिल्कुल। अलग थलग पड़े तथ्यों को आपस में जोड़ना ही तो वो तरीका है जिससे हम केवल सूचना को ज्ञान में बदल सकते हैं। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज की हमारी चर्चा की शुरुआत सीधे देश के दिल यानी राष्ट्रपति भवन से हो रही है। हाँ, वहाँ एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक अपडेट सामने आई है। खबर यह है कि राष्ट्रपति भवन से ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस की प्रतिमा को हटा दिया गया है और उसकी जगह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिन्हें हम सभी प्यार से राजा जी कहते हैं। हाँ, राजा जी। इसके साथ ही 24 फरवरी से 1 मार्च तक राजा जी उत्सव की भी शुरुआत हुई है। ये बदलाव केवल वास्तुकला या सजावट तक सीमित नहीं है, इसका एक बहुत गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। कैसे, थोड़ा और विस्तार से बताएं। देखिए, एडविन लुटियंस कोई साधारण आर्किटेक्ट नहीं थे। उन्होंने ही लुटियंस दिल्ली और तत्कालीन वायसरॉय हाउस का डिजाइन तैयार किया था, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। एग्जैक्टली। अब उनकी जगह सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित करना एक संप्रभु राष्ट्र द्वारा अपनी खुद की पहचान को प्रमुखता देने की प्रक्रिया का हिस्सा है। और अगर हम राजगोपालाचारी जी के योगदान को देखें तो ये सम्मान पूरी तरह से तर्कसंगत लगता है। दस्तावेजा में उनके कुछ बेहद अहम तथ्य याद दिलाता है, जैसे कि उनका कार्यकाल। हाँ, वो 1948 से 1950 तक स्वतंत्र भारत के अंतिम और पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। और मुझे ये भी याद आ रहा है कि 1954 में जब पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिए गए थे तो वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन के साथ इसके प्रथम प्राप्तकर्ताओं में से एक थे। बिल्कुल। और उनका राजनीतिक संघर्ष भी असाधारण था। स्रोत में 1930 के वेदारण्यम सत्याग्रह का विशेष रूप से जिक्र है, जिसका नेतृत्व राजा जी ने ही किया था। हाँ, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का एक प्रमुख हिस्सा था। तो एक तरह से औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाकर ऐसे राष्ट्रीय नायकों को स्थापित करना राष्ट्र निर्माण की उस प्रक्रिया का हिस्सा है जहां देश अपने स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों को उस स्थान पर स्थापित कर रहा है जो कभी विदेशी शासन का सर्वोच्च प्रतीक हुआ करता था। इसी संदर्भ में दस्तावेज में एक और बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य दिया गया है जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। महात्मा गांधी द्वारा दी गई उपाधि की बात कर रहे हैं आप? हाँ, महात्मा गांधी ने सी राजगोपालाचारी को एक उपाधि दी थी। उन्होंने राजा जी को विवेक रक्षक या कीपर ऑफ माई कॉन्शियंस कहा था। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति को खुद राष्ट्रपिता अपना विवेक रक्षक मानते हो, उनका कद कितना विशाल रहा होगा। ये महज एक प्रतिमा का अनावरण नहीं है, बल्कि एक वैचारिक विरासत को उसका उचित स्थान देना है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। अब अगर हम राष्ट्रीय गौरव के इन ऐतिहासिक पन्नों से निकलकर खेल के मैदान की ओर रुख करें तो वहाँ भी भारत के लिए एक बहुत ही शानदार खबर है। हाँ, एसीसी महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के फाइनल की खबर। बिल्कुल। भारत ए टीम ने बांग्लादेश ए टीम को 46 रनों से हराकर लगातार दूसरी बारी खिताब जीत लिया है। ये यकीनन एक बड़ी जीत है, खासकर तब जब हम जानते हैं कि 2023 में हुए इसके पहले संस्करण में भी भारत ने ही जीत हासिल की थी। इस बार ये टूर्नामेंट थाईलैंड के बैंकॉक स्थित टेरेथाई क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया और इसका आयोजन एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी ने किया, जिसका मुख्यालय दुबई में है और वर्तमान में जिसके अध्यक्ष मोहसिन नकवी हैं। लेकिन यहाँ मुझे जो चीज सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि इस टूर्नामेंट में राष्ट्रीय टीमों के बजाय ए टीमें भाग लेती हैं। यानी उभरते हुए खिलाड़ियों की टीमें।
हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो महिला क्रिकेट के बढ़ते स्तर में इन ए टीमों या जिन्हें हम फीडर टीमें कहते हैं, उनकी भूमिका अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। वो कैसे? दशकों तक महिला क्रिकेट में सबसे बड़ी चुनौती यही रही है कि घरेलू क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बीच दबाव का बहुत बड़ा अंतर होता था। हाँ, और जब कोई नया खिलाड़ी सीधे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाता है तो वो दबाव भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, इसीलिए ये फीडर टीम्स एक तरह से मुख्य राष्ट्रीय टीम के लिए सप्लाई लाइन या एक बफर जोन का काम करती हैं। मतलब उन्हें तैयार करने का काम। हाँ, जब युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दबाव, विदेशी पिचों के मिजाज और टूर्नामेंट के माहौल का अनुभव इन टूर्नामेंट्स के जरिए मिलता है तो वे मानसिक और तकनीकी रूप से बहुत अधिक परिपक्व हो जाते हैं। एकदम सही। भविष्य की राष्ट्रीय टीम के लिए प्रतिभा की खोज करना और उन्हें विश्व कप जैसे बड़े आयोजनों के लिए तैयार करना इस संरचना के बिना संभव नहीं है। ये एक तरह से भविष्य के चैंपियंस को गढ़ने की एक दीर्घकालिक निवेश रणनीति है। निवेश से याद आया। चलिए, निवेश और अर्थव्यवस्था की बात निकली है तो दस्तावेज का अगला हिस्सा देश की आर्थिक रीढ़ से जुड़ा है। 24 फरवरी का दिन भारत के आर्थिक इतिहास में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस या सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में दर्ज है। इसका ऐतिहासिक संदर्भ 24 फरवरी 1944 से जुड़ता है, जब सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट लागू किया गया था। आज यह दिन CBIC यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। CBIC वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक विशाल संस्था है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि 1944 के उस कानून से लेकर आज के आधुनिक अप्रत्यक्ष कर ढांचे तक इस प्रणाली ने खुद को कैसे ढाला है। और अप्रत्यक्ष कर अर्थव्यवस्था के लिए इतने महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि वो उत्पादन और खपत के हर चरण पर काम करते हैं। बिल्कुल, वे देश के बुनियादी ढांचे, रक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यक राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा जुटाते हैं। मुझे लगता है कि समय के साथ CBIC की भूमिका सिर्फ कर वसूलने से कहीं आगे बढ़ चुकी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आज CBIC केवल एक टैक्स कलेक्टर नहीं है। तो फिर क्या है? ये व्यापार सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक प्रमुख रणनीतिकार बन गया है। जैसे बंदरगाहों पर क्लियरेंस तेज करना। हाँ, बंदरगाहों पर कस्टम क्लियरेंस को तेज करना, डिजिटल प्रणाली के जरिए करदाताओं की मदद करना और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं को दूर करना। ये सब एक आधुनिक अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आवश्यक है। ये तो हुई हमारी जमीनी और आर्थिक सरहदों की बात, लेकिन दस्तावेज हमें हमारे महासागरों की गहराई में भी ले जाता है। हाँ, विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 24 से 26 फरवरी के बीच गोवा में इसके चौथे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसका पहला संस्करण 2018 में विशाखापट्टनम में हुआ था। इस बार की थीम ने मेरा ध्यान तुरंत खींच लिया। सतत ब्लू इकोनॉमी और जलवायु लचीलापन, यही ना? हाँ, सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा आज के समय में दुनिया के हर तटीय देश की प्राथमिकता है। मतलब सिर्फ मछली पकड़ना नहीं। बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ केवल समुद्र से संसाधन निकालना नहीं है, बल्कि महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग करना है। सस्टेनेबल उपयोग। हाँ, इसका मतलब है कि हम समुद्री परिवहन, मत्स्य पालन या ऊर्जा उत्पादन का लाभ तो उठाएं, लेकिन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र या मरीन इकोसिस्टम के स्वास्थ्य से समझौता किए बिना। और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस कांग्रेस के फोकस क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण और मरीन टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक बहुत ही आधुनिक उपकरण को शामिल किया गया है। ओशिनोग्राफी में AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ओशिनोग्राफी। ये पढ़कर मुझे वाकई हैरानी हुई थी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब समुद्र की गहराइयों को नाप रही है। ओशनोग्राफी में AI का उपयोग एक वास्तविक गेम चेंजर है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे महासागरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी अज्ञात है। AI की मदद से अब वैज्ञानिक समुद्र के विशाल डेटाबेस का विश्लेषण बहुत तेजी से कर पा रहे हैं। मतलब AI मॉडल जलवायु परिवर्तन के पैटर्न की भविष्यवाणी कर सकते हैं, अवैध मछली पकड़ने वाली गतिविधियों को सैटेलाइट डेटा के जरिए ट्रैक कर सकते हैं, और यहाँ तक कि ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स का उपयोग करके समुद्र तल के रहस्यों का नक्शा तैयार कर सकते हैं। यह तकनीक हमें महासागरों के संरक्षण के लिए एक अभूतपूर्व दृष्टि प्रदान कर रही है। तकनीक किस तरह से हमारे पर्यावरण की रक्षा कर सकती है, ये उसका एक शानदार उदाहरण है। लेकिन तकनीक हमेशा रक्षक ही नहीं होती, कभी कभी यह एक नया खतरा भी बन जाती है। और दस्तावेज का अगला विषय
लक्ष्य इसी गंभीर वास्तविकता को उजागर करता है। भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति गृह मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है, जिसका नाम है प्रहार। PRAHAR प्रहार। ये देश की जीरो टॉलरेंस नीति को एक ठोस संस्थागत रूप देने का प्रयास है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है इस नीति का बदलता स्वरूप। कैसे बदल रहा है ये स्वरूप? प्रहार नीति आतंकवाद को देखने के पारंपरिक नजरिए को पूरी तरह से बदल रही है। दशकों तक हमारा मुख्य फोकस सीमा पार से होने वाली भौतिक घुसपैठ और पारंपरिक हथियारों तक सीमित था। लेकिन अब खतरे का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। दस्तावेज में जिन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है वह डराने वाले हैं। साइबर हमले, ड्रोन खतरा, क्रिप्टो फंडिंग और डार्क वेब। ये ऐसा है जैसे आतंकवाद ने अब अदृश्य और डिजिटल चोला पहन लिया हो। और यही वो जगह है जहां एक केंद्रीकृत और एकीकृत नीति की आवश्यकता सबसे अधिक महसूस होती है। जब कोई आतंकवादी संगठन डार्क वेब पर बैठकर क्रिप्टो करेंसी के जरिए दुनिया के किसी दूसरे कोने से फंडिंग प्राप्त कर रहा हो और स्थानीय स्तर पर ड्रोन के जरिए हथियार गिरा रहा हो, तो कोई एक सुरक्षा एजेंसी अकेले इससे नहीं लड़ सकती। प्रहार नीति का मुख्य लक्ष्य आतंकवाद के वित्त पोषण और उनके सुरक्षित ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करना है। और आज के समय में एक सुरक्षित ठिकाना कोई भौगोलिक गुफा नहीं, बल्कि इंटरनेट का एक इनक्रिप्टेड कोना हो सकता है। सभी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को एक मंच पर लाना इस नए तकनीकी आतंकवाद से निपटने का एकमात्र तरीका है। ये स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में एक बहुत बड़ा और आवश्यक वैचारिक बदलाव है। अब सुरक्षा के इस जटिल और तकनीकी ढांचे से निकलकर हम समाज के बुनियादी ढांचे की ओर चलते हैं। पंजाब सरकार की एक नई कल्याणकारी पहल की खबर सामने आई है। मेरी रसोई योजना। मुख्यमंत्री भगवंत मान की घोषणा के अनुसार राज्य के 40 लाख BPL परिवारों को अप्रैल 2026 से मुफ्त खाद्य किट दी जाएगी। इस योजना के लिए 950 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और ये किट त्रैमासिक आधार पर वितरित की जाएगी, यानी हर 3 महीने में। इस योजना की सबसे खास बात वो सामग्री है जो इस किट में दी जा रही है। इसमें केवल गेहूं या चावल नहीं है, बल्कि दाल, चीनी, नमक और हल्दी मिर्च जैसे मसाले शामिल हैं। अगर हम इसे नीतिगत दृष्टिकोण से देखें तो ये योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के लाभों को प्रतिस्थापित नहीं करती, बल्कि उसके अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है। यह एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। इसका मतलब है कि कैलोरी की बुनियादी जरूरत तो केंद्र सरकार के अनाज से पूरी हो रही है, लेकिन ये मेरी रसोई किट पोषण संबंधी विविधता लाने का प्रयास कर रही है। फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की ओर बढ़ने का एक कदम। सटीक कहा आपने। हालांकि जब हम नीति निर्माण का विश्लेषण करते हैं तो ऐसी योजनाओं में एक व्यावहारिक चुनौती हमेशा बनी रहती है। केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के बीच समन्वय की चुनौती। हाँ, जब दोनों सरकारें एक ही लक्षित समूह के लिए काम कर रही हों तो ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी हो जाता है कि संसाधनों का कोई दोहराव या ओवरलैप ना हो। आपूर्ति श्रृंखला का कुशल प्रबंधन और लाभार्थियों की सटीक पहचान ही इस योजना की सफलता तय करेगी। ये एक बहुत ही संतुलित नजरिया है। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और प्रशांत महासागर की ओर चलते हैं, जहां एक बहुत ही पुराना कूटनीतिक और भू राजनीतिक विवाद फिर से सुर्खियों में है। खबर यह है कि जापान ने 22 फरवरी को ताकेशमा दिवस मनाया और हमेशा की तरह दक्षिण कोरिया ने इसका कड़ा कूटनीतिक विरोध दर्ज किया है। ये विवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भूगोल के छात्रों के लिए एक क्लासिक केस स्टडी है। ये विवाद जापान सागर, जिसे पूर्वी सागर भी कहा जाता है, उसमें स्थित कुछ छोटे और चट्टानी द्वीपों के समूह को लेकर है। सबसे दिलचस्प बात इन द्वीपों की पहचान और उनका नामकरण है। हर पक्ष इसे अपने ऐतिहासिक और राष्ट्रवादी नजरिए से देखता है। दस्तावेज में बताया गया है कि जापानी इसे ताकेशमा कहते हैं, कोरियाई लोग इसे डोगडो कहते हैं और तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे लियानकोट रॉक्स कहा जाता है। वर्तमान में इन द्वीपों पर दक्षिण कोरिया का प्रशासनिक नियंत्रण है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार आता है, इन निर्जन चट्टानी टुकड़ों में ऐसा क्या है जिसके लिए दो उन्नत अर्थव्यवस्थाएं इस तरह उलझी हुई हैं? इस सवाल का जवाब विशेष आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के सिद्धांत में छिपा है। EZ? हाँ, EZ समुद्री कानून के अनुसार किसी भी देश के तट या उसके अधिकार वाले द्वीप के चारों ओर का एक बहुत बड़ा समुद्री हिस्सा उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में आता है। तो इन द्वीपों पे अधिकार का मतलब केवल जमीन के उन छोटे टुकड़ों पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि उसके चारों ओर के हजारों वर्ग किलोमीटर के समुद्र में मछली पकड़ने और संभावित रूप से वहां मौजूद तेल, गैस या अन्य समुद्री खनिजों का दोहन करने का अनन्य अधिकार प्राप्त करना है।
इसके साथ ही ये दोनों देशों के लिए गहरा राष्ट्रीय गौरव और ऐतिहासिक संप्रभुता का मुद्दा भी है, जिसे कोई भी राजनेता छोड़ना नहीं चाहेगा। यह वाकई भू राजनीति की एक जटिल विसात है, जहां भूगोल, अर्थव्यवस्था और इतिहास एक साथ टकराते हैं। इस भारी कूटनीतिक चर्चा के बाद अब आज की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर एक तेज नजर डाल लेते हैं, एक रैपिड फायर राउंड की तरह। बिल्कुल। दस्तावेज ने कुछ छोटी लेकिन अहम जानकारियों को बहुत अच्छी तरह से समेटा है। खेल और कला की बात करें तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 में मेडल टैली में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है। और सिनेमा जगत में प्रतिष्ठित बाफ्टा अवार्ड्स में फिल्म बॉन्ग को बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार मिला है। अगर हम रक्षा और संस्कृति की ओर मुड़ें तो वहां भी महत्वपूर्ण हलचल है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास, जिसे वज्र प्रहार कहा जाता है, उसका 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रणनीतिक साझेदारी के लिए ये एक अहम अभ्यास है। वहीं मध्य प्रदेश में अपनी ऐतिहासिक भव्यता के लिए प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य समारोह का 52वां संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इसके अलावा राजनीति के क्षेत्र से एक दुखद समाचार भी है। देश के पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन हो गया है। और अंत में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी एक बहुत ही सकारात्मक पहल सामने आई है। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में वन्यजीवी दीदी पहल की शुरुआत की गई है, जो महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ वन्यजीव संरक्षण को जोड़ने का एक बेहतरीन प्रयास है। इतनी सारी विविध जानकारियों को एक साथ देखना ये साबित करता है कि दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और हर क्षेत्र एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहा है। और हमारे दस्तावेज के अंत में एक बहुत ही मजेदार हिस्सा भी है। हाँ, हमारे दिमाग की कसरत के लिए कुछ ट्रिविया सवाल दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। जैसे, क्या कोई बता सकता है कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? या भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो उपाधियों का अंत या एबोलिशन ऑफ टाइटल्स सुनिश्चित करता है? और कला की दुनिया से एक सवाल, कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है? ये ऐसे सवाल हैं जो किसी को भी थोड़ा सोचने और अपनी जानकारी को टटोलने पर मजबूर कर देंगे। ये सवाल बहुत ही शानदार हैं। और मैं यहाँ ये उल्लेख करना चाहूंगी कि आज हमने जिस विस्तृत और सुगठित सामग्री का विश्लेषण किया है, वो AI ज्ञान लैब द्वारा तैयार की गई है। उनका ये विचार बहुत ही दिलचस्प है कि अगर सही तरीके से क्यूरेट की गई जानकारी का रोजाना केवल 15 मिनट तक केंद्रित अध्ययन किया जाए तो वह किसी भी व्यक्ति के ज्ञान के स्तर को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आज के इस सत्र को समेटते हुए ये देखना वाकई अद्भुत है कि हमने विचारों और भौगोलिक सीमाओं की कितनी व्यापक यात्रा की। हमने राष्ट्रपति भवन की वास्तुकला से लेकर बैंकॉक के क्रिकेट मैदान तक चर्चा की, टैक्स की जटिलताओं से लेकर पंजाब की रसोइयों तक और